हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे द कैलकुलेशंस ऑफ थीटा या ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं जिनमें पीओएस और सीओएस नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए हमने यहां पर लाइट जो कि प्लेन पोलराइज लाइट है पीपीएल, इसको इंसिडेंट किया, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन पर जिसमें कोई सब्सटेंस, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और इसको हमने ऐसे ट्यूब में भर दिया। इसे कहते हैं पोलरीमीटर ट्यूब। पोलरीमीटर ट्यूब जिसकी लेंथ को हम डेसीमीटर में लेते हैं। यहां हमने सब्सटेंस को भर दिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम ग्राम पर एमएल में ले रहे हैं। अब जब लाइट इससे पास होगी तो जो मॉलिक्यूल्स अंदर पड़े हुए होंगे ये लाइट से इंटरैक्ट करेंगे, और इंटरैक्ट करने पर अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो रोटेशन ऑफ लाइट आएगा आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये इनिशियल प्लेन था, अब ये थीटा से रोटेट हो गया क्लॉकवाइज, और इनिशियल प्लेन से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया थीटा से। ठीक है, सो दिस थीटा इज नॉन एज द एंगल ऑफ रोटेशन टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सो दिस थीटा इज नॉन एज एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जो थीटा है वो किस पर डिपेंड करता है? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। व्हाट इज सी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल, ग्राम पर मिलीलीटर में। और जो थीटा है ये एल पे भी डिपेंड करता है। व्हाट इज एल? एल इज द लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे, थीटा इज इक्वल्स टू सम अल्फा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू सी इनटू एल, वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर सी की वैल्यू 1 ग्राम पर एमएल है और एल की वैल्यू 1 डेसीमीटर है, सो देन थीटा विल बिकम इक्वल टू अल्फा। और इसको हम ऐसे मेंशन करते हैं लैम्डा एंड टी, where lambda represents the wavelength of light, monochromatic light होना चाहिए, and T represents the temperature at which the experiment is carried out। तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए और लाइट की भी वेवलेंथ फिक्स होनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक लाइट होना चाहिए। देन दिस अल्फा विल बी नॉन एज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। So this alpha will be specific angle of rotation. That means it is the angle of rotation produced to plane polarized light by a solution which have concentration 1 gram per ml and the length of tube is 1 decimeter. तो length of tube अगर 1 decimeter है और concentration 1 gram per ml है, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वही अल्फा की भी वैल्यू होगी। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस प्योर है, मान लीजिए कि हमने लिया 2-ब्यूटेनॉल, और 2-ब्यूटेनॉल का हमने प्योर फॉर्म लिया। प्योर फॉर्म मतलब आइदर डी लिया या एल लिया। 2-ब्यूटेनॉल, तो प्लस का मतलब होता है डी और माइनस का मतलब होता है एल। स्मॉल डी इज प्लस एंड स्मॉल एल इज माइनस। तो अगर हमने ये प्योर फॉर्म लिया है तो इसका अल्फा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, लाइट की वेवलेंथ फिक्स है, तब तक अल्फा फिक्स रहेगा। लेकिन क्या चेंज हो सकते हैं? अगर C या L बदलते हैं तो थीटा बदल सकता है, मगर अल्फा में कोई वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर काफी क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। पहले अपन प्योर कंपाउंड्स के लिए क्वेश्चन करते हैं और फिर हम मिक्सचर्स के लिए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, मान लीजिए कि हमने 2-ब्यूटेनॉल लिया प्लस 2-ब्यूटेनॉल, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया with concentration 0.1 gram per ml and length of tube 40 centimeter and theta which was observed was -20 degree. ठीक है, my question is calculate alpha for
L2-butanol. First question. Second question is, if length of tube is made 80 centimeter, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, 50 centimeter, and concentration is doubled, then calculate theta final. ठीक है, थीटा फाइनल आपको कैलकुलेट करना है। तो ये दो क्वेश्चंस मैं देता हूं आप लोगों को, एक बार आप पॉज करके और इनको अटेम्प्ट कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें अल्फा हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी थीटा अपॉन सी इंटू एल। व्हाट इज थीटा? -20 अपॉन सी। सी कितना है? 0.1। एल हम लेंगे 4। तो इस सेंटीमीटर्स में इसको हम डेसीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर्स में हम यूज नहीं करते हैं, हम डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.4 से हमने डिवाइड किया तो 50 -50। अब इसके लिए यूनिट क्या हो जाएगी? डिग्री पर ग्राम पर ml। ठीक है, इंटू डेसीमीटर। तो ऐसे आ जाएगा डिग्री सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर ml। ठीक है, डेसीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो थीटा इज माइनस में आया है और माइनस में हमको चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, क्योंकि +2-ब्यूटेनॉल है तो थीटा आना चाहिए +20 डिग्री। लेकिन अगर हमको माइनस के लिए पूछा हुआ है, एल के लिए पूछा हुआ है, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी। तो कभी क्वेश्चन में डी के लिए कैलकुलेट करा दें तो वो प्लस में रहेगा, और एल के लिए कैलकुलेट कराएं तो वो माइनस में होगा। तो अल्फा एक बार आ गया तो अब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे थीटा फाइनल। थीटा फाइनल विल बी अल्फा इंटू सी इंटू एल। एक्चुअली अल्फा की जो वैल्यू है इसमें कोई वेरिएशन होता नहीं है, तो अल्फा चेंज नहीं होगा। अल्फा की वैल्यू आ रही है 50। ठीक है, फिर सी कॉन्सेंट्रेशन 0.2, लेंथ ऑफ ट्यूब 5 डेसीमीटर। अगर आपसे पूछा गया है कि थीटा फाइनल निकालिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए, तो प्लस में आ जाएगा, और लीवो रोटेटरी के लिए माइनस में आ जाएगा। सिर्फ साइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ रोटेशन किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5 इंटू 0.2 दैट इज 1, और -50 डिग्री आ जाएगा। रेडियंस में भी दिया जा सकता है, मैंने डिग्री में लिया है, क्वेश्चन रेडियंस में पूछा जा सकता है, तो आप जानते हैं। ठीक है, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, इससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए इसे। ओके, कुछ क्वेश्चन हम लोग मिक्सचर्स पर करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 500 ml सॉल्यूशन है, 0.1 ग्राम पर ml +2-ब्यूटेनॉल, और इसमें हमने मिला दिया 1.5 लीटर 0.05 ग्राम पर ml -2-ब्यूटेनॉल। और हमने क्या किया, इसे एक पोलरीमीटर ट्यूब में डाल दिया जो 30 सेंटीमीटर का है। अल्फा की वैल्यू ब्यूटेनॉल के लिए है प्लस लेट्स से 30 डिग्री। ठीक है, तो आप ये दो अलग अलग सॉल्यूशन है, मिला दिया, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं मान के चलेंगे। एल 30 सेंटीमीटर, अल्फा इतना है। यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट थीटा फॉर द मिक्सचर। ठीक है, सेकेंड आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम थीटा ही कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस हैं, एक में 500 ml है, एक में 1500 ml है। दोनों को हमने मिला दिया, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2 लीटर्स 2000 ml। ठीक है, तो यहां पर जो मास रहेगा वो प्लस का रहेगा, और प्लस का मास होगा 50 ग्राम, माइनस का जो मास होगा 1.5 या 1500 इंटू 0.05। ठीक है, तो 0.05 इंटू 1500 दैट इज 75 ग्राम्स। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज यहां पर आ जाएंगी। ओके, अब अगर हम यहां पर देखते हैं तो 50 ग्राम प्लस और 50 ग्राम माइनस, ये तो रोटेशन को कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के, तो प्लस 50 ग्राम माइनस 50 ग्राम, ये रोटेशन को कैंसिल कर देंगे, इफेक्टिवली बचेगा यहां पे -25 ग्राम।
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 200 ml। तो ये तो बना लेगा रेसमिक मिक्सचर, और ये प्योर फॉर्म में -25 ग्राम बचेगा। तो यहां कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे 25/2000, ठीक है, ग्राम पर ml। तो ये आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, काफी कम आएगी, 1.25, ठीक है, इंटू 10⁻⁻² ग्राम पर ml। काफी कम, लो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हम इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब हम थीटा फाइनल निकालते हैं मिक्सचर का, दैट विल बी अल्फा इंटू सी इंटू एल। अल्फा फिक्स है, अब एक्चुअली अल्फा आपको +30 दिया हुआ है, तो डेक्स्ट्रो के लिए दिया हुआ है, लेकिन जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो माइनस में आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाना चाहिए था, दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा लीवो रोटेटरी, ठीक है, ये माइनस नेचर रहेगा। अल्फा की वैल्यू +30, यहां पर आ जाएगा -30, क्योंकि लीवो रोटेटरी। कॉन्सेंट्रेशन 1.25 इंटू 10⁻², एंड लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाएगा 3 डेसीमीटर, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो वैल्यू हम इसकी कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 1.25 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, माइनस में। तो इसको फिर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिग्री में दिया है तो फाइनल आंसर भी डिग्री में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, थीटा मिक्सचर का कितना होगा, ये दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें और आ सकता है, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर का कितना परसेंटेज है? तो यहां पर देखो, टोटल मास इसका रहेगा 50 प्लस का है, 75 माइनस का, तो टोटल मास 125 ग्राम है। और इस 125 ग्राम में केवल 25 ग्राम ही है जो प्योर है, क्योंकि बाकी तो रेसमिक बना लिया है। तो रेसमिक मिक्सचर मतलब इन दोनों का सम, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर है, तो इन दोनों का सम है 100, और टोटल कितना 125 इंटू 100। सो दैट इज द परसेंटेज ऑफ रेसमिक मिक्सचर। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, थीटा फाइनल फॉर द सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ रेसमिक मिक्सचर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए। ओके, एक क्वेश्चन और इस पे बन सकता है, परसेंटेज ऑफ एनेंटियोमर एक्सेस। तो ठीक है, वो अपन डिस्कस करते हैं। इसमें हम जैसे मान लो कि 100 ग्राम अगर रेसमिक मिक्सचर है और 25 ग्राम इसमें एक एनेंटियोमर है जो ज्यादा है दूसरे से, मतलब जैसे यहां पर 50 ग्राम प्लस है और 75 ग्राम माइनस है, तो ये 25 ग्राम ज्यादा है इससे, और उसी को हम एनेंटियोमर एक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो एनेंटियोमर एक्सेस जो है, एनेंटियोमर एक्सेस हम क्वेश्चन में डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एनेंटियोमर एक्सेस? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर ऐसे भी कर सकते हैं, या एनेंटियोमर एक्सेस को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉड ऑफ डी माइनस एल। हो सकता है डी ज्यादा हो तो ये प्लस में आएगा, मॉड प्लस से ओपन होगा, एल ज्यादा हो तो ये माइनस में आएगा, तो मॉड माइनस से ओपन होगा, अपॉन मॉड ऑफ डी प्लस एल इंटू 100। तो ये सम रिप्रेजेंट करेगा टोटल मास, और ये रिप्रेजेंट करेगा कौन सा आइसोमर ज्यादा है, पहली बात, और दूसरे से कितना ज्यादा है। जैसे अगर कोई 10 ग्राम और दूसरा 5 ग्राम ज्यादा है, 5 ग्राम है, तो एक 5 ग्राम और एक 10 ग्राम है, तो दूसरा वाला जो 10 ग्राम है वो दूसरे से 5 ग्राम ज्यादा है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एनेंटियोमेरिक एक्सेस। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो हमने दो सॉल्यूशन लिए। पहला सॉल्यूशन लिया हमने 1 लीटर ऑफ, ठीक है, 0.2 ग्राम पर ml प्लस 2 ब्यूटेनॉल, और हमने दूसरा सॉल्यूशन लिया 1.5 लीटर्स ऑफ 0.1, या ऐसा करते हैं 0.2 लेते हैं ग्राम पर ml माइनस 2 ब्यूटेनॉल। अल्फा वही रखते हैं 30 डिग्री, लेंथ ऑफ ट्यूब आसान ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें बताना है। पहला क्वेश्चन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा थीटा फाइनल,
और थर्ड आपको बताना है परसेंटेज रेसमिक मिक्सचर, परसेंटेज रेसमिक मिक्सचर, और फिर आपको बताना है परसेंटेज एनेंटियोमर एक्सेस। ठीक है, तो एक बार आप ये पॉज लेकर के और इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, फर्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर 1 लीटर हमने लिया 1000 ml 0.2 ग्राम पर ml, तो इसका जो मास है W1 ये हो जाएगा 200 ग्राम और इसका मास हो जाएगा 1500 इंटू 0.2 दैट मीन्स 300 ग्राम। तो W2 ज्यादा है W1 से, इसका मतलब सॉल्यूशन विल बी नेगेटिव डोमिनेंट, मतलब लीवो रोटेटरी। थीटा फाइनल हम निकालेंगे, उसके लिए हमें चाहिए सी फाइनल विल बी ये 300 200, तो 200 कैंसिल, इसका एक्स्ट्रा कितना है 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2500 दैट मीन्स 2/5 आ जाएगा ग्राम पर ml। ठीक है, इस तरीके से निकाल लें तो इस तरीके से आ जाएगा ये 2/5 नहीं तो 1/25 ग्राम पर ml। काफी लो वैल्यू आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम इस कॉन्सेंट्रेशन से हम थीटा फाइनल निकाल लें। तो सबसे पहले हम यूज करें अल्फा -30 इंटू सी फाइनल 1/25 इंटू लेंथ ऑफ ट्यूब 1 डेसीमीटर, इससे कैलकुलेट कर लें तो समथिंग मतलब 6/5 ये वैल्यू आ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन के लिए पहले मास निकाल लें, इसका 200 इसके 200 को कैंसिल कर देगा। ऐसे भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो 200 ग्राम प्लस है 200 ग्राम माइनस है और 100 ग्राम एक्स्ट्रा है प्लस माइनस, तो ये रेसमिक मिक्सचर बना लेगा और ये प्योर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 100/2500 और इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं रेसमिक मिक्सचर परसेंटेज, तो मास ऑफ रेसमिक हो जाएगा 200 + 200 400 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 दैट मीन 80%। और एनेंटियोमर एक्सेस, तो ये एनेंटियोमर जो नेगेटिव वाला इससे ज्यादा है, तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज 100 माइनस रेसमिक मिक्सचर और इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज mod of D minus L। D minus L मतलब 200 minus 300 upon 200 plus 300 into 100 that means 20%। तो 80% अगर रेसमिक मिक्सचर है तो बाकी का बचा हुआ 20% ऑप्टिकल प्योर ही तो है, वही तो रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको हम एनेंटियोमर एक्सेस या ओपी भी लिखते हैं। व्हाट इज ओपी? ऑप्टिकल प्यूरिटी। तो जितना ज्यादा होगा एनेंटियोमर जो दूसरे से, वही ऑप्टिकल प्यूरिटी प्रोड्यूस करेगा। तो एनेंटियोमरिक एक्सेस एंड ऑप्टिकल प्यूरिटी बोथ आर सेम। इनफैक्ट कभी क्वेश्चन आपको ऑप्टिकल प्यूरिटी पे दिया जाए, ऑप्टिकल प्यूरिटी दैट इज सेम एज एनेंटियोमरिक एक्सेस। तो एक बार आप इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ एनेंटियोमर्स। सेपरेशन ऑफ एनेंटियोमर्स। There are various enantiomers which can be separated. The process of separation is known as resolution. Process of separation is resolution. And enantiomers which can be separated are known as resolvable। ठीक है, so separation of enantiomers is resolution and the process of separation is known as resolution, और enantiomers which can be separated are known as resolvable। यूजुअली एनेंटियोमर्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट।
अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने पर वेपराइजेशन अलग अलग टेम्परेचर पर होता है मॉलिक्यूल्स का, और वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस प्रोसेस से हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बट ये प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है एनहांसोमर्स के लिए, बिकॉज एनहांसोमर्स आर मिरर इमेजेस एंड दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एनहांसोमर्स आर मिरर इमेजेस and they have identical boiling point. तो they cannot be separated by fractional distillation method. मान लो 4 कंपाउंड्स दिए हुए हो, सारे अलग अलग हो, सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम भी 4 ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनमें 2 ऐसे कंपाउंड जो एनहांसोमर हो, तो वो दोनों एक ही टेम्परेचर पर बाहर आएंगे और एक ही टेम्परेचर पर वेपराइज होंगे। तो एक ही टेम्परेचर पर वेपराइज होंगे तो वो एक साथ बाहर आएंगे एक यूनिट की तरह। तो एनहांसोमर्स अलग अलग फ्रैक्शनल कॉलम नहीं बनाते हैं, एक ही फ्रैक्शनल कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हाउ वी विल सेपरेट देन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक इसकी टेक्निक है, मान लो कि हमें सेपरेट करना हो इन मॉलिक्यूल्स को। पहली बात, ये ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। दूसरी बात, ये सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एक R फॉर्म है और एक S फॉर्म है। अब इनको अगर आपने बॉईल करना शुरू किया तो सेम टेम्परेचर पर क्या होंगे, दोनों एक साथ फ्रैक्शनल कॉलम में बाहर आएंगे। तो इट इज बेटर टू कन्वर्ट देम इनटू डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो ये टेक्निक है, ये रेजोल्यूशन टेक्निक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, जो मैं अभी आपको समझाता हूं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों में ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के लिए एनहांसोमर्स होने चाहिए, और ये इंटर कन्वर्टिबल भी नहीं होने चाहिए। पता चला अगर ये इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं और आपने क्या किया, सेपरेट कर लिया, अलग अलग कंटेनर में भर दिया, लेकिन उन हर एक कंटेनर में दूसरा आइसोमर अपने आप इक्विलिब्रियम से बनने लग जाए। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी रिजॉल्वेबल, रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहली बात ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, और दूसरी बात दे शुड नॉट बी इंटर कन्वर्टेबल, नॉट बी इंटर कन्वर्टेबल इनटू एनहांसोमर्स। तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट अगर नहीं होते हैं देन दे कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। तो ये टेक्निक को हम डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है, तो हमारे पास एनहांसोमर मिक्सचर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। मैं इसको ऐसा करता हूं, ऐसे बना लेता हूं। तो यहां पर भी मैंने ऑड एक्सचेंज कर दिया, तो एक R होगा तो एक S होगा। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं प्योर अल्कोहल के साथ, एनहांसोमरिकली प्योर अल्कोहल, मतलब इसमें दोनों ही या तो R होंगे और दोनों ही या तो S होंगे एसिडिक मीडियम में। अब क्या होगा, एसिड और अल्कोहल मिलकर के एस्टर बना लेंगे, और एस्टर बना लेंगे तो यहां पर ये बॉन्ड बन जाएगा दो कायरल सेंटर यहां पर आ गए, ठीक है, प्लस लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। यहां पर अगर अपन देखें, इसमें भी जो मॉलिक्यूल बनेगा एस्टर, उसमें 2 कायरल सेंटर आ जाएंगे। अब इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या रिलेशनशिप है, ये आइडेंटिकल कायरल सेंटर है, ये ऑपोजिट कायरल सेंटर है। तो इन दोनों में रिलेशनशिप हुआ डायस्टीरियोमर्स, और डायस्टीरियोमर्स में बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है,
और इसलिए इनको सेपरेट किया जा सकता है डायस्टीरियोमर्स को, और डायस्टीरियोमर से फिर हम दोबारा रिकवर कर लेंगे बाय हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन डायस्टीरियोमर से हम बाद वाली कोई रिएक्शन से रिकवर कर लेंगे। तो पहले हम इस मिक्सचर को रिएक्ट करा के ये मिक्सचर बना लेंगे। इस मिक्सचर को हम सेपरेट कर पाएंगे क्योंकि डायस्टीरियोमर मिक्सचर है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, और फिर अलग अलग जो बन जाएंगे ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग कंटेनर्स में जब चले जाएंगे तो C से हम ये वाला एसिड निकाल लेंगे, D से ये एसिड निकाल लेंगे। सो दिस इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट एनेंटियोमर्स। द टेक्निक इज सिंपली टू कन्वर्ट एनेंटियोमर्स इनटू डायस्टीरियोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, और एक बार ये अपन ने बना लिया देन वी कैन रिकवर आवर एनेंटियोमर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिजोल्यूशन। एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, बट क्या है कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि कौन से कंपाउंड्स रिजॉल्वेबल होते हैं, इसलिए ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो कौन से कंपाउंड्स रिजॉल्वेबल होते हैं? वो कंपाउंड्स रिजॉल्वेबल होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पहली बात, और जो अपने एनेंटियोमेरिक फॉर्म में इंटरकन्वर्टिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, एक लास्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, इसका नाम है अमीन इन्वर्जन। अमीन इन्वर्जन ठीक है, अमीन इन्वर्जन। इसमें देखिए, मान लीजिए नाइट्रोजन पर 3 छोटे ग्रुप्स लगे हुए हैं, H, लेट से D, लेट से T, तो ये कायरल सेंटर है। लेकिन अमीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने दूसरे फॉर्म में, दूसरे एनेंटियोमर फॉर्म में इस तरीके से इन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और इसमें इंटरमीडिएटरी स्ट्रक्चर ये बनता है। ठीक है, तो लेट्स से दिस A स्ट्रक्चर एंड दिस इज लेट्स से B स्ट्रक्चर, एंड बोथ दी स्ट्रक्चर्स आर इन्वर्टेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन sp3 है, यहां पर sp2 है और यहां पर sp3 है। तो इसमें अगर अपन देखें C स्ट्रक्चर जो है sp2 है, और यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, और C की स्टेबिलिटी A और B दोनों से कम होगी। तो अगर अपन इसका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो A की एनर्जी और B की एनर्जी आइडेंटिकल होगी, लेकिन C की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी गैप है, अगर ये एनर्जी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करके B बना लेगा। ठीक है, और इतनी एनर्जी का जो गैप है ये बहुत कम होता है, और इसीलिए अमीन्स में इन्वर्जन हो पाता है। द एनर्जी गैप बिटवीन A एंड C इज टू लेस, और रूम टेम्परेचर पर इसलिए अमीन्स इन्वर्ट कर पाते हैं, मगर फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स में इस तरह का इन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कार्ब एनायन में ऐसा इन्वर्जन जरूर होता है। कार्ब एनायन यहां पर अगर अपन देखें HDT, तो ये भी इन्वर्ट हो सकते हैं अमीन्स की तरह। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहां लाइट ग्रुप्स हैं तो ही ये इन्वर्जन हो सकता है। अगर यहां बल्कि ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, तो इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, और रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो इन्वर्जन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है, अगर यहां से हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल देखें जो यहां से जुड़ा हुआ है, यहां से ज्वाइंट है मान लो, तब इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट पाना, सिग्मा बॉन्ड टूट पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अमीन इन्वर्जन की रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस हैं कि लाइटर ग्रुप्स होने चाहिए मिथाइल तक, या क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, और अगर ये जुड़े हुए नहीं है तो ही इन्वर्जन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंपाउंड है ये कायरल कंपाउंड है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये कायरल कंपाउंड है। कायरल कंपाउंड्स वो होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं या कायरल कंपाउंड्स बोल सकते हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स या कायरल कंपाउंड्स वो होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, वेदर दे हैव कायरल सेंटर और नॉट, दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, तो कायरल मॉलिक्यूल है, ए इज कायरल मॉलिक्यूल। दूसरी बात, कायरल सेंटर भी इसमें है, मतलब ये बोल सकते हैं कि ए इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है,
मगर ए इज नॉट रिजॉल्वेबल, नॉन रिजॉल्वेबल है, ए इज नॉन रिजॉल्वेबल। वाई? ए नॉन रिजॉल्वेबल इसलिए है, मान लो ए को और बी को आपने सेपरेट कर लिया, दोनों एनैंशियोमर्स हैं एक दूसरे के, तो ए और बी को सेपरेट करके अलग अलग बॉक्स में डाल दिया, लेकिन ए बी में फिर कन्वर्ट होने लगेगा या बी ए में कन्वर्ट होने लगेगा। तो उससे होगा क्या कि आपने सेपरेट तो कर लिया, लेकिन एक्चुअली ए और बी इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना रहे हैं, दे आर इंटरकन्वर्टिबल इनटू देयर एनैंशियोमेरिक फॉर्म्स। सो ऑल्दो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव बट दे आर नॉन रिजॉल्वेबल। हर वो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो रिजॉल्वेबल होगा अगर वो उसके एनैंशियोमर्स में कन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, तो एनैंशियोमर में कन्वर्टिबल अगर है, जैसे कि ये हो रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तो है मगर नॉन रिजॉल्वेबल है। एनीवे ए और बी दोनों की एनर्जी सेम है, तो थोड़ी देर के बाद ए और बी का जो मिक्सचर होगा 50-50 हो जाएगा। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद में रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा एंड ओवरऑल द रेसमिक मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो अगर अपन को इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएं तो थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि कंपाउंड कौन से रिजॉल्वेबल है और कौन से नॉन रिजॉल्वेबल है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आपको इसमें से वो कंपाउंड्स जो रिजॉल्वेबल हैं वो चूज करने हैं, वो सिलेक्ट करने हैं आपको कंपाउंड्स जो रिजॉल्वेबल है। ठीक है, तो सेलेक्ट द कंपाउंड्स विच आर रिजॉल्वेबल। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, एक बार कॉपी कर लीजिए और पॉज लेकर के सॉल्व कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव रिजॉल्वेबल। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव बट इट इज नॉन रिजॉल्वेबल। इसमें देखिए कायरल सेंटर ही नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ये दोनों, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सेम है, अकायरल है ये। इसमें अगर अपन देखें कायरल सेंटर बट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड नॉन रिजॉल्वेबल, नहीं होगा, ये रिजॉल्वेबल होगा। यहां से हिंज्ड है तो इट इज नॉन कन्वर्टेबल इनटू इट्स एनैंशियोमर। ये आर या एस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इंटर कन्वर्ट नहीं होगा, आई मीन फ्लिपिंग इसमें नहीं होगी, और इसीलिए ये रिजॉल्वेबल होगा। ऑप्टिकली एक्टिव, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, रिजॉल्वेबल। सिंगल कायरल ऑप्टिकली एक्टिव, रिजॉल्वेबल। इसमें बल्कि ग्रुप्स जो लगे हुए हैं, ऑल्दो इट इज कायरल, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये, और दिस इज नॉन रिजॉल्वेबल, ये एक्चुअली रिजॉल्वेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई एम सॉरी, इट विल बी रिजॉल्वेबल, क्योंकि इसमें भी अमीन इन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ऐसे में ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा और रिजॉल्वेबल भी होगा, बिकॉज इट इज नॉन कन्वर्टिबल इनटू इट्स एनैंशियोमेरिक फॉर्म। ठीक है, फ्लिपिंग नहीं होगी। एक लास्ट डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूं, कायरल एटम और कायरल मॉलिक्यूल। कायरल एटम और कायरल मॉलिक्यूल। कायरल एटम का सिंपल सा फंडा है, ठीक है, 4 ग्रुप्स होने चाहिए जो डिफरेंट होने चाहिए, ऑल 4 शुड बी डिफरेंट। ये चारों डिफरेंट है, मतलब ये कायरल है। ठीक है, ये एक्टिव भी है, क्योंकि सिंगल कायरल वाले सारे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर कायरल एटम है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ऐसा भी हो जाता है। जैसे इसमें 2 कायरल है, तो 2 कायरल तो है मगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव या मीजो है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी और मीजो भी है। तो कायरल एटम होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव के लिए। सिंगल कायरल अगर है तो एक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन एक केस हमने पढ़ लिया, अमीन इन्वर्जन, ऑप्टिकल एक्टिविटी चली भी जाती है बाय रेसमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। और इनएक्टिव होगा अगर मल्टीपल कायरल है, और मल्टीपल कायरल होने के साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इनएक्टिव होगा या मीजो होगा। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। जैसे ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कायरल मॉलिक्यूल है।
कायरल मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मॉलिक्यूल इनएक्टिव है और इसको हम कहेंगे अकायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कायरल सेंटर इसमें है और ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कायरल सेंटर 2 है फिर भी इनएक्टिव है। ठीक है, मॉलिक्यूल अकायरल है। और ऐसा भी हो जाता है कि कायरल सेंटर ना हो, जैसे इसमें एक भी कायरल सेंटर नहीं है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसको कहते हैं हम कायरल मॉलिक्यूल। तो कायरल मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है वो मॉलिक्यूल्स कायरल हैं। एंड कायरल एटम मतलब ऐसे sp3 एटम जिनसे चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं, वो कायरल एटम्स होते हैं। ठीक है, तो कायरल एटम होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। सिंगल कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल मॉलिक्यूल है। मल्टीपल कायरल में मीजो बन गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, अकायरल हो गया। जीरो कायरल में भी इन द एब्सेंस ऑफ पीओएस एंड सीओएस ऑप्टिकली एक्टिव बन गया, मतलब कायरल मॉलिक्यूल बन गया। तो कायरल मॉलिक्यूल का मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी से है, और कायरल एटम का मतलब ऐसा sp3 एटम जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने आइसोमेरिज्म के बारे में काफी कुछ पढ़ा। ठीक है, अब आपको जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड मिलते हैं उनको सॉल्व करें, और जहां पर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं आप इन लेक्चर्स को रेफर करें। थैंक यू वेरी मच।